हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके सामने कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ और स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में कोरोना का मामला तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कर्फ्यू ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने कर्फ्यू को एक मियाद में तब्दील कर दिया है, यानी उन्होंने वीकेंड का नाम दिया है कि वीकेंड में कर्फ्यू लगाया गया है। यानी दिल्ली में घंटों में बात करें तो 56 घंटों की कर्फ्यू लग गई है। यानी शुक्रवार की 10 बजे रात से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा रहेगा। ये कर्फ्यू लगाने से पहले दिल्ली के LG, यानी अब आप कह सकते हैं कि दिल्ली के सर्वे सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में LG और मुख्यमंत्री की रजामंदी से 56 घंटों की कर्फ्यू लगा दी गई। मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू का जब जिक्र किया तो उसमें उन बातों का भी खुलासा किया कि इस 56 घंटों के दौरान किस तरह की सहूलियतें मिलेंगी, कौन सी चीज़ें बंद रखी जाएंगी और किन चीज़ों को चालू रखा जाएगा और किन चीज़ों को सशर्त चालू रखा जाएगा। ज़रूरी सामान की चीज़ों की आपूर्ति के लिए उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसियां ज़रूरी चीज़ें आपूर्ति करेंगी उन्हें सरकार की तरफ से पास दिया जाएगा, यानी वो इस कर्फ्यू के दौरान भी ज़रूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। रेस्टोरेंट को यानी रेस्तरां को कुछ शर्तों के साथ खुला रखा गया है, यानी शर्त यह है कि आप वहां से सामान पैक करा सकते हैं, रेस्तरां में बैठकर खाना नहीं कर सकते हैं, नाश्ता नहीं खा सकते हैं। सिनेमा हॉल को भी चालू रखा गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उसे भी खोला गया है कि सिनेमा हॉल में सीट की यानी उस हॉल की जितनी कैपेसिटी होगी उसके 30% ही दर्शक सिनेमा देख सकेंगे। यानी सिनेमा हॉल खुला रहेगा, लेकिन यह सिनेमा हॉल के मालिकों को तय करना है कि 30% से ज़्यादा उसकी टिकट नहीं काटी जाए, 30% से ज़्यादा दर्शकों को अंदर प्रवेश नहीं कराया जाए। इसके अलावा जिम और इस तरह के जो भी चीज़ हैं सब बंद रहेंगे और बाकी जो साधन हैं यातायात के वो चालू रहेंगे। केजरीवाल ने अपने फैसले में कुछ दुकानों को कब बंद रखना है और कब कंटिन्यू करना है इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया है, एलानिया खुलासा कर दिया है, ताकि किसी को भ्रम की स्थिति नहीं रहे। अब सवाल यह होता है कि जब हम देश की बात करें, देश में कई ज़िलों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, कई स्टेट में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं और कोरोना को एक भयावह बीमारी की शक्ल दे दी गई है। उसमें बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। सवाल यह उठना लाजमी है कि कोरोना एक तो बीमारी है और उसका निदान क्या है। क्या उसका निदान कर्फ्यू है या उसका और कुछ निदान है? और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कोरोना उन्हीं राज्यों में है जहां चुनाव नहीं होते हैं? सवाल इसलिए अहम है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां से कोरोना गायब हो रहा है। पुडुचेरी में कोरोना नहीं हुआ, चुनाव हो गया। असम में कोरोना नहीं है, चुनाव हो गया। तमिलनाडु में चुनाव हो गए, कोई कोरोना नहीं। केरल में कोई कोरोना नहीं, चुनाव हो गए। पश्चिम बंगाल में 4 फेज के चुनाव हो गए, कोई कोरोना नहीं। 4 फेज बचे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं। खूब रैलियाँ हो रही हैं, खूब जनता जो है प्रचार हो रहा है, खूब जनता उसमें भागीदारी कर रही है। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई सामाजिक दूरी नहीं है, कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं है। यानी कहने का मतलब कोरोना के लिए जो भी दिखावे की चीज़ें
लाई जाती है सामने, वहीं कुछ नहीं है और फिर भी वहाँ चुनाव हो रहे हैं इसका, और वहाँ कोरोना नहीं है। तो क्या पश्चिम बंगाल में जब तक चुनाव होता रहेगा वहाँ कोरोना नहीं होगा? और दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है इसलिए दिल्ली में कोरोना है। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है तो कोरोना है। और सवाल है चुनाव आयोग से कि जब पूरे देश में कोरोना है, फिर से कोरोना की लहर दौर पड़ी है और फिर से ये बताया जाता है कि पहले से ज़्यादा कोरोना खतरनाक है, तो फिर चुनाव आयोग को चुनाव रोक क्यों नहीं देना चाहिए? पश्चिम बंगाल के 4 चरणों को चुनाव आयोग को रोक देना चाहिए, इसलिए कि जनता के लिए है ये शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये संविधान प्रदत्त है। और जनता के साथ मौत से खिलवाड़ करना क्या चुनाव आयोग का काम है? चुनाव आयोग जब जान रही कि इस तरह से मौत हो रही है, इस तरह से जो है कोरोना सबको डसता जा रहा है, और जब कोरोना इतना भयावह है तो फिर चुनाव कोरोना को खा जाता है? क्या चुनाव में इतनी शक्ति है, रैलियों में इतनी शक्ति है कि वो कोरोना उससे भाग जाता है? और जब रैलियों में इतनी शक्ति है कि उससे कोरोना भाग जाता है तो फिर कर्फ्यू किस बात का? 4 आदमी को एक साथ रहने में दिक्कत क्या है? 4,000 आदमी, 4 लाख आदमी और 40,000 आदमी एक साथ रहता है तो कोरोना बढ़ जाता है, कोरोना भाग जाता है। लेकिन 4 आदमी और 40 आदमी रहता है तो कोरोना आ जाता है। ये कौन सा पैमाना है? चुनाव आयोग को एक पैमाना तय करना होगा। और चुनाव आयोग अगर सरकार के साथ मिलकर मनमानी कर रहा है तो देश का संविधान है और संविधान का रक्षक राष्ट्रपति भी है। और अगर राष्ट्रपति भी मुखदर्शक बना हुआ है, वो सरकार के एहसान के तले दबा हुआ है कि सरकार ने उसे राष्ट्रपति बनाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो एक स्वायत्त संस्था है। सुप्रीम कोर्ट को किसका डर है? सुप्रीम कोर्ट तो जनता के लिए, देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या किसी सरकार के लिए? किसी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की खामोशी क्या है? माननीय उच्च हाई कोर्ट की चुप्पी क्यों है? कलकत्ता हाई कोर्ट क्यों नहीं कह रहा है कि 4 चरणों का चुनाव रोक दिया जाए? बाकी आप मध्य प्रदेश में देखें, कोरोना की हाय तौबा मची है, कहा जा रहा है कि मौत पे मौत हो रही है और कोरोना से सारे लोग परेशान हैं। लेकिन उस मध्य प्रदेश में दमोह में उपचुनाव हो रहा है। ऐसा क्या था कि एक उपचुनाव ज़रूरी था कि अगर उस दमोह का उपचुनाव नहीं होगा और वो विधायक नहीं जीतेगा तो वहाँ की सरकार बर्खास्त हो गई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्या उसकी उंगली पे, एक विधायक की उंगली पे मध्य प्रदेश विधानसभा टिका हुआ है कि वो उंगली गिर गया तो मध्य प्रदेश विधानसभा गिर जाएगी, उसकी सरकार गिर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं था। बावजूद इसके चुनाव आयोग क्यों वहाँ उपचुनाव करा रहा है? जनता के साथ क्यों मौत का खिलवाड़ हो रहा है? क्यों? अगर कोरोना इतना ही भयावह है तो रैलियाँ क्यों हो रही है? रैलियों की इजाज़त क्यों दी जा रही है? क्यों नहीं वो आप जो है उस प्रचार को रोक रहे हैं, रैली को रोक रहे हैं, और डिजिटल रैली में क्यों नहीं तब्दील कर रहे हैं? डिजिटल प्रचार को क्यों नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं? और चुनाव आयोग का भी तो चुनाव, क्या इतना ज़रूरी था दमोह का उपचुनाव? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव को रोका नहीं जा सकता है? क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या आनन फानन था कि चुनाव ही नहीं होता? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, जब कोरोना ने दस्तक दे दी थी तो फिर चुनाव का क्या मतलब था? चुनाव नहीं होने चाहिए थे। और कोई ऐसा पहली बार हुआ है? कई बार इस देश में हुआ। इस देश का चुनाव आयोग ने कई बार ऐसा किया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होने थे उनके चुनाव 6 महीने से लेके 1 साल के लिए रोक दिए गए, वहाँ चुनाव नहीं हुए। आपको याद होना चाहिए क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी, और इंदिरा गांधी के ज़माने में भी एक बार चुनाव को जो है लंबा खींचा गया है और वक्त से पहले भी चुनाव कराया गया। यानी चुनाव आयोग को इतना पावर है कि वो वक्त से पहले भी चुनाव करा सके और वक्त के बाद भी चुनाव कर सके। और अगर चुनाव आयोग अपनी रजामंदी नहीं देता है तो लोकसभा में ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन के ज़रिए चुनाव 6 महीना के लिए बढ़ा सकता है और 1 साल के लिए पहले भी करा सकता है, 1 साल बाद भी करा सकता है, और वहाँ 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, अगर कोरोना था तो वहाँ राष्ट्रपति शासन तो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता था, या उस सरकार को 1 साल के लिए और समय दे दिया जाता, 1 साल और शासन वो सरकार कर लेती। इसमें ऐसा कौन सी हाय तौबा था कि ये कोरोना जो जानलेवा अगर बताया जाता है तो फिर चुनाव नहीं होने चाहिए। और अगर ये कोरोना सरकारी कोरोना है, सरकार को जिसमें फ़ायदा हो, जब फ़ायदा हो तो वो कोरोना ख़त्म हो जाता है, और जब सरकार को नुकसान होने लगे, सत्तासीन लोगों को नुकसान होने लगे तो कोरोना आ जाता है। तो कोरोना क्या है? कोई खेल है? कोरोना एक तमाशा है और कोरोना कोई हथकंडा बना दिया गया है। जाहिर सी बात है, कई बार ऐसा लगता है कि कोरोना जो है वो सरकार का एजेंट है, सरकार का हथकंडा है, सरकारी बीमारी है।
इसलिए कोरोना, कहीं कोरोना होता और कहीं नहीं होता। जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता, और जहां कोरोना होता है वहां चुनाव नहीं होता। दिल्ली में ऐसा क्या है, कहीं आप जब आपको देखेंगे, मैं आपको जाते जाते एक वीडियो दिखाऊंगा उसी दिल्ली की मेट्रो की, जिसमें न 2 गज की दूरी आपको दिखेगी, न कहीं डिस्टेंस का पालन होगा, और कुछ नहीं दिखेगा, उसी तरह की भीड़। और आपको बाहर, दिल्ली के बाहर मीडिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, दिल्ली के प्रधानमंत्री के द्वारा यह बताया जाएगा कि कोरोना संकट पे हाय तौबा मचाया जा रहा होगा। पूरा प्रेस, पूरी मीडिया हाय तौबा मचा रही है। लेकिन जब आप दिल्ली में घूमेंगे, दिल्ली में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं कोरोना नहीं है। कोरोना एक आपदा की शक्ल दी गई है, और दिल्ली में कहीं कोई आपदा नहीं। लोग उसी तरह जा रहे हैं, ऑटो में भरे हुए लोग हैं, बस में भरे हुए लोग हैं, टेम्पू में भरे हुए लोग हैं, कहीं कोई दूरी नहीं है। उतनी ही भीड़ है, और भीड़ से ज़्यादा ओवरलोड आज भी बस में है, दिल्ली के बसों में, दिल्ली के ऑटो में, और दिल्ली के रिक्शा पर, ऑटो रिक्शा पर। जहाँ देखेंगे कहीं भी आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। कहीं बाज़ार में उसी तरह चहल पहल, उसी तरह कहीं कुछ नहीं आपको दिखेगा, और बाहर के लोग को समझेंगे कि दिल्ली में भयानक कोरोना है। तो ये कोरोना का खेल क्या है? कोरोना का खेल आप जान लीजिए कि कोरोना पे डॉक्टर भी चुप्पी साधे हैं, या डॉक्टर भी सरकारी भाषा इसलिए बोलते हैं कि कोरोना में डॉक्टरों को भी फायदे होते हैं। मरीजों को लूटने का काम इन दिनों डॉक्टर भी कर रहे हैं, और डॉक्टर का पेशा कोई धर्मार्थ के लिए नहीं है। डॉक्टर जब अपने बच्चे को 50 लाख और 1 करोड़ में सर्टिफिकेट खरीद कर देंगे, तो वो पहले पैसा भी वसूलेंगे। डॉक्टर भी अब पैसा लगा रहे हैं, डॉक्टर भी अब बिजनेस कर रहे हैं, और नेता भी अब बिजनेस करते हैं। चुनाव जीतने के लिए 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ खर्च करते हैं, और फिर वो जीतने के बाद 10 का 100 करोड़ रुपया बनाते हैं, और वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है उस पैसा वसूलना। फिर उसके पास पैसा कहाँ बचता है कि वो जनता के लिए सेवा करे। और जनता को भी कोई मुंह नहीं होता है कि जनता भी चुनाव के समय पैसा मांगती है, एक वोट के बदले पैसा मांगती है। और जो नेता उनको पैसा देता है, चाहे वो जैसा भी नेता हो, जिस पार्टी से भी है, उसे जनता वोट दे देती है। यानी जनता जब पैसे पर वोट देगी, तो फिर सरकारी फंड का वो इस्तेमाल वो नहीं कर सकती है, और सरकारी फंड के लिए वो विधायक के पास नहीं जा सकती है, अपने संसद के पास नहीं जा सकती है। उसके अंदर मोरल नाम की कोई चीज़ नहीं। अब बात रही कोरोना की, तो कोरोना के बारे में डॉक्टर इसलिए चुप्पी साधे हैं कि वो उनको मालूम है कि कोरोना के नाम पर हमारे अस्पताल में भर्ती होंगे, हमारे पास आएंगे, और हमें भी लूटने का एक मौका मिलेगा। इसलिए कि डॉक्टर कोई धर्मार्थ नहीं है, डॉक्टर एक डाकू हैं। आज के डॉक्टर ज़्यादातर डॉक्टर डाकू हैं, और जो डॉक्टर डाकू नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना है ही नहीं, उन डॉक्टर की कोई सुन नहीं रहा, उन डॉक्टर की अनदेखी कर रहा है। और पब्लिक, जो आम पब्लिक है, जो आम आदमी है, जिनका पेट भूखा है, उनके सामने भी कोरोना नहीं है। जिन्हें कैलोरी नहीं मिलती है, उन्हें कोरोना नहीं होता है, उन्हें कोरोना तंग नहीं करता। ये कोरोना किनको है? जिनको मौत से डर लगता है, जिनको खाने से अधिक पैसे हैं, जिनके बैंक बैलेंस है, जिनके प्रॉपर्टी इधर प्रॉपर्टी है, उनको चिंता होती है कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा। और इसी प्रॉपर्टी, इसी मानसिकता को कोई भी सरकार जो भजाती है। और जितने भी लोग हैं दिल्ली या बड़े शहरों में, इसलिए वहाँ ज़्यादा कोरोना है कि वहाँ के लोगों के पास पैसे बहुत है, और उनके पास चिंता भी बहुत ज़्यादा। और ये एक मानसिकता होती है, एक साइकोलॉजी है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार कहें तो वो चीज़ आपको सच लगने लगे। इसलिए कहा जाता है कि जब आप एक ही बात को बार बार बोले, तो वो झूठ बात भी आपको सच लगने लगेगी, लोगों को सच नहीं लगेगा, आपके झूठ पर भी सच लोग स्वीकार करने लगे। और आज यही हो रहा है कि झूठे लोग, मक्कार लोग चीख कर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं, बार बार ये कह रहा है तो इसका मतलब इसकी बातों में दम है। और आज यही हो रहा है कि सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है, उसको कोई टोकने वाला नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं। और लोग समझते हैं कि नहीं, सरकार इतनी ज़ोर से बोल रही है, चीख कर बोल रही है, सबके सामने बोल रही है, ज़रूर सच बोलती होगी। आपको बता दें कि कोरोना क्या है। कोरोना एक मानसिकता है। कोई बीमारी भी क्या है? बीमारी एक मानसिकता है, एक साइकोलॉजी है कि अगर आप किसी को अपने मन में ये बैठा लें, 5 दोस्त आपके कह दें कि आपके हाथ नब्ज पकड़े, और 5 दोस्त आपको हटी ठटाके के बीच में ये कह दे कि अरे आपको बुखार है, एक की बात को आप झुटला, नहीं बुखार नहीं। दूसरा दोस्त भी आपसे कह दिया कि यार आपको तो लगता है बुखार है। तीसरा दोस्त आता है और आपको कहता है कि अरे आपका चेहरा उतरा हुआ। और चौथा दोस्त कहता है कि अरे क्या हो गया, आप तो गले जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं, कहीं आपको फीवर नहीं है। और 5वां दोस्त जैसे फीवर का नाम लेता है तो आपको फीवर हो जाता है। इसलिए कि हमारा मन
हमारा मन जो है, मस्तिष्क जो है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। जब कोई बात मन में बैठ जाती है, जिनको आप अपना समझते हैं और जिन पर आपको भरोसा होता है, चाहे वो सरकार हो या डॉक्टर, इसलिए कि डॉक्टरों पे और सरकार पे जनता को भरोसा होता है। और जब ये दोनों आपको कह दें कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, और ये बीमारी ऐसे लोगों को इतना % होती है, ऐसे लोगों को इतना % होती है, ये बीमारी बुज़ुर्गों को जो है तुरंत पकड़ लेती है, तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो 50 साल 55 साल पार कर रहे हैं, 60 साल के करीब है, उनमें डर व्याप्त हो जाता है। और उनमें इतना डर व्याप्त हो जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये हमें भी तो नहीं है, और वो कोरोना की खोज खबर में एक से एक चीज़ को देखने लगते हैं, यूट्यूब पे खोजने लगते हैं, किताबों में खोजने लगते हैं, डॉक्टर से पूछने लगते हैं। और जब आप 10 तरह के लोगों से पूछते हैं तो वो चीज़ें 25 तरह की आपके सामने घिर जाती है और आप खुद कंफ्यूज कर जाते हैं। आप देखते होंगे आज कोरोना के मामले में पूरा देश कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज है नहीं, उन्हें कंफ्यूज किया गया है, इसलिए कि स्वाभाविक रूप से कोरोना है ही नहीं। क्या कोरोना अगर है, बुखार होना, खांसी होना, सर्दी होना, अगर कोरोना है तो ये कोरोना आज की बीमारी नहीं है, ये सदियों से बीमारी है। जब जब मौसम चेंज होता है तो वायरल बुखार होता है। वायरल बुखार में भी वही होता है कि आपके बदन में दर्द होता है, आपके गले में खराश हो जाती है, आपका बदन टूटने लगता है, आपके सर में दर्द हो जाता है और आपको बुखार हो जाता है, और आप 1 से 3 दिन की दवा खाते हैं वायरल की और आप ठीक हो जाते हैं। कोरोना में भी ऐसा ही होता है। जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरल हो जाता है, मौसम चेंज होता है तो बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, छींक हो जाती है। क्या छींकने से कोरोना हो जाता? आप जहां हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, आपको कोई भी बीमार हो, सीधे कोरोना कह के आपको एडमिट कर लेता। और एडमिट ही नहीं करता, जो लोग हॉस्पिटल गए हैं और जिन्हें हॉस्पिटल में कोरोना कह दिया गया, वो आदमी वापस नहीं लौटते और उनकी मौत को कोरोना की मौत करार दे दे। आप ये बताएं कि क्या देश में इससे पहले मौत नहीं होती थी? मौत होती थी, खूब मौत होती थी। लेकिन आज क्या है कि कोरोना के आने के बाद क्या सारी बीमारी ख़त्म हो गई? कोरोना ने टीबी को ले लिया, कोरोना ने कैंसर को ले लिया, कोरोना हार्ट अटैक को ले लिया, कोरोना ने दमे और खांसी को ले लिया, कोरोना ने डायबिटीज़ को ले लिया, कोरोना ने किडनी को ले लिया, क्या कोरोना ने लीवर को ले लिया। यानी कोई भी बीमारी अब सिर्फ कोरोना की बीमारी बच गई और कोई बीमारी नहीं है। आज क्या हो रहा है? सारी बीमारी ख़त्म हो रही। लग रहा है कि लोग कैंसर से पहले रोज़ मरते थे, आज कैंसर से कोई लोग नहीं मर रहे हैं। कोई नहीं कहा जा रहा कि वो हार्ट अटैक से मरा, यह कहा जा रहा कि वो कोरोना से मरा है। और अगर कोरोना से मरा होता तो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मरता। आप बता दें, जो गरीब आदमी बीमार रहने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं जा पाता है, जिस गरीब आदमी को कैलोरी नहीं मिल पाती है, जिस आदमी को खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा था, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ से आएगा? आप कहते हैं कि भारत में इम्यूनिटी सिस्टम है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम है तो भारत में कुपोषण वाला व्यक्ति को कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? जो लोग काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और फलों में ड्राई फ्रूट से लेकर सारे फल खा रहे हैं, जूस पे जूस पी रहे हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ चला जाता है? वही क्यों कोरोना पॉजिटिव होते हैं? उन्हें ही क्यों कोरोना का डर सता रहा और वही कोरोना से क्यों बच रहे हैं? अगर ऐसा होता कि एक दूसरे से कोरोना फैल रहा होता तो पूरा पश्चिम बंगाल आज जो है वो शमशान घाट में तब्दील हो गया होता, पूरा असम शमशान घाट में तब्दील हो गया होता, पूरा केरल शमशान घाट में तब्दील हो गया होता, पुडुचेरी शमशान घाट में बदल गया होता और तमिलनाडु में मौत ही मौत नजर आती। लेकिन वहाँ तो चुनाव हुए, वहाँ तो खूब रैलियाँ हुई, वहाँ तो खूब लोग एक दूसरे से सटे रहे, वहाँ तो खूब आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ और कोरोना के सिस्टम का भी उल्लंघन हुआ। वहाँ क्या हो गया? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में खूब कोरोना है। और जहाँ मध्य प्रदेश के एक दमोह विधानसभा में उपचुनाव है तो वहाँ से कोरोना गायब हो गया। ये कौन सा मापदंड है? इस मापदंड की खोज पड़ताल कौन करेगा? इस मापदंड पर कैसे कसेगा? और क्या कोरोना है? कोरोना है तो कोरोना गरीब से भागता है। क्या कोरोना को गरीब से डर लगता? क्या कोरोना गरीबी से डर लगते? आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, वहाँ कौन सा सामाजिक डिस्टेंस तय करेंगे? एक रूम में 10 आदमी रहते हैं, 5 आदमी रहते हैं, एक रूम में पूरा परिवार रहता है और उसको क्यों नहीं कोरोना होता है? आपके भारत में क्या ऐसा सिस्टम है? कितने लोग ऐसे हैं जो हर बच्चों के लिए, हर लोगों के लिए एक एक रूम अलग अलग रहता है? यहाँ तो लोग एक ही रूम में 10 परिवार, 5 परिवार, 3 परिवार साथ रहता है, जहाँ 15-15 फैमिली रहते हैं। और आप उससे कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। क्या होती है सोशल डिस्टेंसिंग? आपको पता है इस देश के बारे में? अगर आपको देश के बारे में पता होता तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द का इजाद ही नहीं होता। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, आप इसका स्लोगन बदल लेते। लेकिन आपको इस देश का
देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। आपने कोरोना लगा दिया, आपने कर्फ्यू लगा दिया, आपको मालूम है ठीक वीकेंड की छुट्टी किसे मिलती है? वीकेंड की छुट्टी उनको मिलती है जो सरकारी ऑफिसर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं। क्या दिहाड़ी मजदूर को कोई वीकेंड छुट्टी मिलती है? क्या छोटे छोटे ऑफिसों में काम करने वाले को कोई वीकेंड छुट्टी मिलती है? वो क्या करेंगे? वो 3 दिन 2 दिन कहाँ से लाएंगे? वो अगर ऑफिस का काम नहीं करेंगे, वो ऑफिस नहीं जाएंगे, कल होकर उनको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। आपने इसकी कोई कि इसका उपाय क्या होना चाहिए? आपने देखा, कहा कि भाई आपने रिक्वेस्ट किया कि कोरोना काल में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेतन नहीं काटे जाए। उनके वेतन तो खूब काटे गए, वेतन ही नहीं काटे गए, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें रोड पर ला दिया गया। और आपने जो 5 किलो गेहूं, चना और थोड़ी चीज़ें दी, सुबह 4 बजे भोर से लोग लाइन लगते हैं और शाम में 5 बजे जो है आपका ट्रक में अनाज आता है और 12 घंटे के बाद जो है 13 घंटे के बाद आप उसे 5 किलो अनाज देते और धूप में और एक दूसरे खड़ा रहता, लाइन लगा रहता और उस लाइन में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। तो ये सब जो है आप क्या कर रहे हैं? ये जनता बेखबर नहीं है, ये आम आदमी को मारने का एक ज़रिया बना दिया गया है। कोरोना अगर कोई बीमारी है, कोई सिस्टम है तो उसका इलाज भी संभव होना चाहिए, और जब जिसका इलाज ही संभव नहीं है तो वो कोई बीमारी भी नहीं है। इसलिए कि इस दुनिया में अब कैंसर भी जो है लाइलाज बीमारी नहीं, कैंसर भी जिनको होता है उसका भी इलाज होता है। अगर कोरोना बीमारी है तो इसका इलाज होना चाहिए। और कोरोना काल में जो लोग खाने के इंतज़ाम नहीं है, सरकार को चाहिए कि उनके घरों में पैकेट बनाकर भेजे। अगर आप इसलिए कि आप जनता के प्रति दायित्व आपका है, इसलिए कि जनता के वोट से आप सरकार बनाते हैं, जनता के वोट से आप हटते हैं, तो इसलिए जनता का दायित्व आपके ऊपर है। और लोक कल्याणकारी योजना के तहत आपको जनता के घर पे भोजन पहुंचाना चाहिए, जनता के घर पर हर एक द्वार पर पैकेट पहुंचाना चाहिए। अगर आप अच्छी सरकार हैं, आप अपने आप की पीठ थपथपाते हैं कि हम बेहतर सरकार है। अगर आप बेहतर सरकार हैं तो आपको प्लान बनाना चाहिए कि घर घर में पैकेट पहुँचे, किसी जनता को 5 किलो गेहूं के लिए लाइन नहीं लगना पाए। और जब तक आप लाइन लगाते रहेंगे, कोरोना का आप जो है निपटारा नहीं चाह रहे हैं। अगर कोरोना है तो आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन करवाना चाह रहे हैं। अगर डिस्टेंस सबको लोगों को अगर घर पे रोकना है तो उनको घर पर ही आपूर्ति कराइए, घर पर ही सारा सामान दीजिए, उनके खाने का जो ज़रूरी का सामान है वो घर तक पहुँचाइए। और दूसरी चीज़, मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप मान कर चलिए कि देश में कोरोना नहीं है। आप मानकर चलिए कि अगर सबको कोरोना हो सकता है तो आपको कोरोना नहीं होगा, इसलिए कि कोरोना एक मानसिक बीमारी है और ये आपके साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी सरकार आपके साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप पर इतना हावी करवा दी रही कि आप घर में बैठ करके और आप ये चिंतित होते रहते हैं कि कोरोना हो गया और हमें हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। इसका एक उदाहरण आपको दिया जा सकता है। एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि एक बार अमेरिका में किसी कैदी को फांसी की सज़ा दी जा रही थी। कुछ लोगों का मत हुआ, अनुसंधान करने वालों को, रिसर्च करने वालों का, विद्वानों का एक मत हुआ कि हम इसके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए उससे जाकर कहा गया कि तुमको फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि तुमको सांप से, जहरीले सांप से डसा दिया जाएगा। और एक सांप लाया गया जो देखने में खूंखार, और उसे दिखा दिया गया कि देखो यही सांप तुझे डसने वाला है, ये सांप डसेगा और तुम फौरन मर जाओगे। और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। जिस तरह की पट्टी फांसी देने से पहले बांधी जाती है, सेम उसी तरह की पट्टी उसकी आंखों में लगा दी गई, उसके गर्दनों में लगा दी गई और उसे कहा गया कि अब तुम्हें सांप डसेगा। उसके मन में उस सुनने के बाद से ही एक तरह का जहर जो है वो भर गया था और वो धीरे धीरे उसके शरीर में वो जहर जो मन में भरा था वो शरीर में उतर गया। और जो विद्वान थे, जो वैज्ञानिक थे, जो अनुसंधान करता थे, उन्होंने एक पीन ली और उसके पैर में चुभो दिया। वो पीन चुभोना था कि उस कैदी को लगा कि मुझे सांप ने डस लिया और वो फौरन उसने अपना दम तोड़ लिया, यानी उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो अनुसंधानकर्ता, खोजबीनकर्ता, आविष्कारक हैरत में पड़ गए। उस रिपोर्ट में था कि सांप डसने की वजह से, जहर की वजह से इसकी मौत हुई। तब जाके अनुसंधानकर्ता इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारी मानसिकता, हमारी साइकोलॉजी की देन है। जैसा हम सोचते रहते हैं
वही चीज़ हमारे शरीर पे उतरता है। अगर हम सोचें कि मुझे कमज़ोरी लग रही है तो कमज़ोरी लगने लगेगी, और आप बीमार हैं उठ खड़े हो जाए कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आप उठ खड़े हो जाएंगे। जिस तरह बीमार पड़ा हुआ आदमी के सामने घर में आग लग जाए तो आदमी इतनी तेजी से उठ जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वैसा आदमी उठ जाता है जो कभी चल फिर नहीं सकता। तो ये साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है कि आपके मन में ये भर दिया गया है निगेटिव जी, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। कहीं कोई कोरोना नहीं है। आप अपने मन में ये सोच लें कि कोरोना नहीं है, आपको कभी कोरोना नहीं हो सकता। और जिस दिन आपने सोच लिया कि सही माने में कोरोना है, वास्तव में कोरोना है, तो सबसे पहले कोरोना का जहर आपके मन में भरेगा, फिर मस्तिष्क में उतरेगा और आपको थोड़ी सी हल्की छींक आएगी। आप कहेंगे मुझे कोरोना हो गया, परिवार कहेगा आपको कोरोना गया, हॉस्पिटल में पहुंचा देगा और हॉस्पिटल में आप लौट कर आएंगे नहीं और कोरोना की आहुति आप दे देंगे, यानी आपका जीवन कोरोना के लिए आहूत हो जाएगा, आपकी बलि चढ़ जाएगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, देशवासियों से निवेदन है कि आप कोरोना का भूल जाएं और मन में संकल्प लेके कोरोना नहीं है। कोई भी निगेटिव चीज़, बीमारी आप अपने मन में प्रवेश नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव है। और बीमारी के बारे में संदर्भ में तो एकदम पॉजिटिव रहें और खल कहें कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, मुझे छींक नहीं है। और छींक आ जाए तो ये स्वाभाविक गुण है। बुखार आता है एक स्वाभाविक गुण है कि जब जब मौसम बदलता है तो बुखार आएंगे, जब जब मौसम परिवर्तन होगा तो वायरल होगा। और जब वायरल बुखार की अपनी एक म्याद होती है, वो 1-2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। जैसे आप कोई एंटीबायोटिक खाएंगे और तो वायरल बुखार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप जो हैं अपने आप को संयम रखें और पूरे विश्वास के साथ रखें कि हमें जो है कोरोना नहीं है और कोरोना नहीं हो सकता। आप कोरोना के बारे में अगर बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं तो आज से कोरोना के बारे में छानबीन करना बंद कर दीजिए। कोरोना के बारे में जो टीवी चैनल, जो सरकारी बयान, जो बुलेटिन आए उसे देखना बंद कीजिए। अगर सामने टीवी देख रहे हैं वो आए तो सबसे पहले बंद कर दीजिए, इसलिए कि आपके मानस पे, आपके मानसिक स्वभाव पर प्रभाव डालेगा और यही प्रभाव आपको एक दिन ले डूबेगा। इसलिए आपको बचना है तो कोरोना से बचने से पहले आप उन टीवी चैनलों से बचें, उन नेताओं के भाषणों से बचें, उन डॉक्टरों से बचें जो कोरोना का सौदा कर रहा है, जो कोरोना का प्रचार प्रसार कर रहा है, जो अपने लालच के लिए कोरोना को भयावह रूप में दिखा रहा है। कोरोना कहीं नहीं है, कोई भयावहता नहीं है कोरोना की। कोरोना आपके मन की गारंटी है। आप अपने मन से उस कोरोना का निकाल दीजिए, कोरोना देश से निकल जाएगा। अब ज़रा इस दिल्ली की बात करते हैं, ज़रा इस दिल्ली के मेट्रो का नज़ारा देख लीजिए। मैं ये मेट्रो के नज़ारे के साथ आपको यही छोड़ता हूं। धन्यवाद। तिलक नगर स्टेशन, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। मेट्रो और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। तिलक नगर स्टेशन, doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. तिलक नगर अगला स्टेशन जनकपुरी पूर्व है। Next station is Janak. हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द। न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर, हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।